हेलो दोस्तों, ये है MCO 1 का पार्ट 2। आज हम शुरू करेंगे MCO 1 सब्जेक्ट संगठन सिद्धांत और व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर के एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या आप सोचते हैं कि कर्मचारियों के व्यवहार को समझने तथा उनके व्यवहार से निपटने के लिए समुचित युक्तियां डिज़ाइन करने के लिए कर्मचारियों के व्यक्तिगत गुणों का उपयोग किया जाता है? विवेचन कीजिए तथा उन गुणों की व्याख्या कीजिए जो एक संस्था में व्यवहार को प्रभावित करते हैं। डू यू थिंक दैट पर्सनल क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर यूज्ड टू अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय and designing suitable strategy to deal with their behavior? Discuss and explain the qualities or attributes that influence behavior in organization. ये क्वेश्चन को एमकॉम सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में दिसंबर 2013, जून 2011, जून 2013 और जून 2015 और जून 2017 में पूछा गया था। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है। तो इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 का बी, संगठनात्मक व्यवहार के छोटे तथा बड़े समूह के परिप्रेक्ष्य का विवेचन कीजिए। डिस्कस द स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा है, कर्मचारियों के व्यवहार को समझने के लिए और उनके व्यवहार के संबंध में उपयुक्त युक्तियों की डिज़ाइन बनाने के लिए उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। विभिन्न व्यक्तिगत की विशेषताओं के मदद से व्याख्या कीजिए। Personality attributes of employee are used in understanding the behavior and design suitable strategy to deal with their behavior. Discuss with the help of various personality attributes. इसी प्रश्न को ऐसे ही पूछा है, व्यवहार में परिवर्तन के लिए आप सामाजिक अधिगम सिद्धांत का उपयोग कैसे कर सकते हैं? व्याख्या कीजिए। हाउ कैन यू अप्लाई सोशल लर्निंग थ्योरी फॉर चेंज ऑफ बिहेवियर। और जून 2015 में इस प्रश्न को ऐसे पूछा है, व्यक्तित्व का विकास विभिन्न चरणों में होता है, उन कारकों की विवेचना करें एवं व्याख्या करें जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। Personality development take place in a various stage. Discuss and explain the factor which influence with the development of personality. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जून 2017 में ये प्रश्न ऐसे ही पूछा है। क्वेश्चन 2 है जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। तो इन सभी क्वेश्चन में एक तो व्यवहार में परिवर्तन यानी चेंज इन बिहेवियर की थ्योरी को पूछा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि व्यवहार में परिवर्तन का मतलब काम कर रहे कर्मचारियों के व्यवहार को समझने तथा उनके व्यवहार से निपटारे से है, और उन गुणों यानी उन क्वालिटीज़ को बताने को बोला है जिससे कि एक संस्था में काम कर रहे कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम संगठन व्यवहार ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन MCO 1 के ब्लॉक 2 से पूछा है। तो सरल शब्दों में संगठनात्मक व्यवहार से आश्रय होता है कि किसी संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का क्या व्यवहार होता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को समझना चाहता है। कोई व्यक्ति यदि अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को समझता है तो इससे उन्हें प्रभावित करने में सहायता मिलती है। आप जानते हैं कि मनुष्य के व्यवहार का निर्देशन आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ करती हैं। इन शक्तियों को विश्लेषण व्यवहार को समझने के लिए उसके अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त प्रबंधक इस प्रयास में लगे हैं कि श्रम शक्ति का उपयोग संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार किया जाए। मानव व्यवहार के संबंध में समझ की इस प्रयास में भी प्रमुख भूमिका होती है। इस प्रकार संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन संगठन के व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए मार्ग निर्देशन प्रदान करते हैं। चलिए अब इस प्रश्न के आंसर पढ़ लेते हैं। में परिवर्तन की युक्तियाँ। व्यवहार में परिवर्तन के लिए जेनिफर और गैरेथ के निम्नलिखित चरणों का सुझाव दिया है। इन्होंने कई सारे निम्नलिखित पॉइंट्स को बताए हैं। पहला है सीखे जाने वाले व्यवहार की पहचान करना। संगठन यदि चाहता है कि कर्मचारी किसी व्यवहार के संबंध में सीखे तो पहले उस व्यवहार की पहचान की जाए। प्रबंध के लिए सीखे जाने वाले व्यवहार को सुनिश्चित करना तथा स्पष्ट रूप से परिभाषित करना जरूरी है। कार्य के निष्पादन की विशिष्ट निर्धारक होते हैं। इन निर्धारकों के संबंध में गंभीरतापूर्वक अध्ययन की आवश्यकता होती है। आधार रेखा निष्पादन, बेसलाइन परफॉर्मेंस। प्रबंधक व्यवहार की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर कार्य निष्पादन का अध्ययन करता है। कार्यात्मक विश्लेषण, फंक्शनल एनालिसिस, यह व्यवहार और उनके परिणामों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण की अवस्था है। हस्तक्षेप युक्तियाँ, इंटरफेरेंस डिवाइसेस, यह प्रबंध द्वारा वांछनीय व्यवहार को सशक्त करने और अवांछनीय व्यवहार को कमजोर करने की युक्ति बनाने का चरण है। प्रबंधक उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रशंसा, सराहना, बोनस, अतिरिक्त लाभ जैसे सकारात्मक प्रचलन युक्तियां का प्रयोग करता है। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, यह कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का चरण है। व्यवहार रूपांतरण, बिहेवियर कन्वर्सेशन, कार्यक्रम के लिए अनेक सीमाएं, अच्छी उपस्थिति, समय पालन, बिक्री कार्य आदि
प्रेक्षणीय व्यवहार के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि निर्णय युक्ति जैसे अप्रेक्षणीय व्यवहार के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कर्मचारी पुनः प्रबल चक्र रेनइंफोर्समेंट साइकिल के जाल में फंस जाते हैं। वे केवल पुनः वर्णित व्यवहार के अनुसार कार्य करने लगते हैं। व्यवहार के रूपांतर में नैतिक प्रश्न भी शामिल है, क्योंकि इसका संबंध श्रमिकों के व्यवहार में हेरफेर करने के साथ साथ होता है। इससे कर्मचारियों की स्वतंत्रता में कमी होती है। कार्य निष्पादन अधिगम का अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम है। इससे आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में क्या करता है। अनेक अध्ययन बताते हैं कि निष्पादन पारिश्रमिक के संबंधित है। निष्पादन का सीखने और ज्ञान एवं कौशल को अपग्रेड करने के साथ भी प्रत्यक्ष संबंध होता है। अनेक कारकों को प्रभाव से कर्मचारी अपना काम करने को मजबूर होते हैं। स्टीव मैन और मेरी एवान के अनुसार 4 कारक कर्मचारियों के स्वैच्छिक व्यवहार और निष्पादन को प्रभावित करते हैं। ये कारक हैं योग्यता, भूमिका, बोध, अभिप्रेरणा और स्थितिपरक प्रासंगिकता यानी सिचुएशनल रिलीवेंस। तो पहला है योग्यता यानी एबिलिटी। ये किसी काम को करने का किसी व्यक्ति की क्षमता है। इसमें काम को पूरा करने के लिए आवश्यक रुझान और कौशल शामिल है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ की रुझान, कौशल, धारणा शक्ति, ज्ञान आदि की परीक्षा की जाती है। ये परीक्षाएं कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता की जांच करती है। इस प्रकार कार्य को पूरा करने की आवश्यक योग्यता व्यक्ति के पास होनी चाहिए। इस प्रकार सीखते समय बदलते हुए पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी योग्यता को बढ़ाना भी जरूरी है। भूमिका का प्रशिक्षण। किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक समुचित व्यवहार भूमिका प्रशिक्षण कहलाता है। समुचित व्यवहार के अंतर्गत किसी दी हुई स्थिति में आपसे सौंपे गए कार्य को करने की अपेक्षा की जाती है। इन्हें आपको इस प्रकार समझना चाहिए कि आपका व्यवहार परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुकूल को उदाहरण का संप्रेषण यानी कम्युनिकेशंस, युक्तियाँ, स्ट्रेटजी और विश्वास से पूर्ण सेल्समैन बिक्री के काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। भूमिका प्रत्यक्ष के लिए प्रबंधक कार्यों को निश्चित करना और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त परीक्षण और समुचित प्रतिपुष्टि की व्यवस्था करना जरूरी है। भूमिका प्रत्यक्ष को यदि अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो कार्य के निष्पादन रूप में सहायता मिलती है। रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति अपने प्रयास में तीव्रता, निर्देशन और दृढ़ता को बनाए रखता है। तीव्रता किसी कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति के प्रयासों की मात्रा है। ऐसा प्रयास उचित दिशा में होना चाहिए। प्रयास का वांछित परिणाम व्यक्ति में उस व्यवहार को बनाए रखने की प्रवृत्तियां जगाता है। प्रबंधक को उन सहायक कारकों की पहचान करनी चाहिए जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए कर्मचारी को प्रोत्साहित करते हैं। स्थितिपरक प्रासंगिकता, जैसा हमने बताया था, सिचुएशनल रिलीवेंस। प्रत्येक कार्य विशेष स्थिति में ही किया जाता है। कार्य की स्थिति अनुकूल या प्रतिकूल कुछ भी हो सकती है। यदि प्रबंधक अनुकूल पर्यावरण स्थिति की व्यवस्था करता है तो कर्मचारी अच्छी तरह से काम कर पाता है और कर्मचारियों द्वारा कार्य निष्पादन उच्च होता है।